नमस्कार सभी मित्रों को। चलिए, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है, अभी तक आप लोगों ने जो आपने एग्जाम दिया है तो लगभग सभी ने पेपर को सॉल्व करके देख लिया होगा। घर पे आकर के एक बार फिर से सभी पर आपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर है उसको आपने चेक कर लिया होगा। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो इसलिए नहीं है कि हम आपको कंप्यूटर का सॉल्यूशन देना था, हमने भी आपको पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं और लगभग सभी कोचिंग वालों ने या आपने भी खुद ने भी चेक कर लिया होगा। जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो एग्जाम हुआ है आपका, इस एग्जाम के जो पैटर्न में एक बड़ा बदलाव हुआ है, इस बड़े बदलाव को हम कैसे समझें, इसमें हम अपने पढ़ाई में क्या सुधार करें कि आने वाले एग्जाम में हम इसको जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न का जो लेवल था, जो आपका एग्जाम का जो लेवल था, इसको हम मैच कर सकें। ठीक है, और हमसे छोटी छोटी कुछ गलतियां हुई हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आज उन गलतियों पे बात करेंगे और पैटर्न को किस तरीके से, ये जो आपका पैटर्न पूछा है इस बार के एग्जाम में, लगभग पिछले 5-10 साल से कंपेयर करें तो लगभग कंप्लीटली चेंज हो गया है पैटर्न। जो पहले सिंगल लाइन क्वेश्चन आते थे, अब वो सिंगल लाइन क्वेश्चन आपके मल्टीपल, एक क्वेश्चन के अंदर ही क्या मल्टीपल क्वेश्चन जनरेट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इस पूरे पेपर का एक निष्कर्ष एक लाइन में निकाला जाए तो वो क्या होगा कि इस एग्जाम के लिए हमने यदि 5 से 6 महीने में तैयारी की है तो यहां से स्पष्ट मालूम पड़ता है पेपर देखने के बाद में कि जो एग्जामिनर है जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया है उसने भी कम से कम नहीं में 1 से 2 महीने का टाइम तो पक्का लिया ही होगा, क्योंकि बिल्कुल तसल्ली से आराम से उसने बैठ के एक एक क्वेश्चन को उसने चुन के निकाला है। ठीक है, आप यदि गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी साइट पे नहीं मिल पाएगा। किसी भी बुक से आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो यहां से ये मालूम पड़ रहा है कि व्यापम ने वो अपना पुराना टेक्निक की प्रश्नों को कॉपी पेस्ट कर लिया, सिंपल क्वेश्चन आ गए, तो उसने इस बार कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो अब आगे की तैयारी के लिए हमको भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सेकेंड नंबर, जो हमसे इस पेपर में सबसे बड़ी भूल हुई है, मैंने कई बच्चों से बात करी है, लगभग सबका कॉमन स्टेटमेंट था उस गलती के ऊपर में। आपको अधिकतर आपके टीचर ने या जो भी आपके मेंटर रहे होंगे या जिसने भी आपको यूट्यूब पे क्या बताया या आपको क्या बतलाया कि करना क्या है आपको एग्जाम में, उनने पहले से ही आपको तय कर दिया, क्या कर दिया कि आपको मैथ्स वाला पोर्शन सबसे लास्ट में करना है। और आपने अपना प्री माइंडसेट तैयार कर लिया कि भाई मेरे को एग्जाम में मैथ्स सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। अब क्या हुआ, यदि आपने यह तय किया है कि आपको मैथ्स वाले पोर्शन को सबसे लास्ट में टैकल करना है, तो मतलब आप उसको मैथ्स को लास्ट में बनाएंगे तो आप उसके लिए कम से कम आपने कुछ टाइम निकाला होगा कि मैथ्स वाले पोर्शन के लिए मैं 50 मिनट टाइम निकालूंगा, 40 मिनट निकालूंगा, 60 मिनट निकालूंगा, जो भी आपने टाइम निकाला होगा। अब हुआ क्या, आप इस प्री माइंड सेट से एग्जाम में बैठ गए। आपने पहले चालू क्या कर दिया, कंप्यूटर चालू किया होगा या जीएस चालू किया होगा। यदि मैं बात करूं कंप्यूटर और जीएस वाले पोर्शन को मिला के, हिंदी इंग्लिश को मिला के जो 75 क्वेश्चन है इस पेपर की मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें उन 75 क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने में ही केवल, मतलब उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, उसको आपको आंसर टिक नहीं करना है, गोला नहीं भरना है, केवल और केवल उन 75 प्रश्नों को रीड करने में ही आपको कम से कम 50 मिनट का या 40 मिनट का टाइम लग गया होगा। मतलब हुआ क्या है, उन 75 क्वेश्चन को आपको पढ़ के सॉल्व करके गोला भरने में आपको समय कितना लग गया, कम से कम आपको 80 मिनट का टाइम लग गया होगा। लगभग सारे बच्चों को ये टाइम लगा है। अब आपके लिए मैथ्स के लिए कितना बचा, 40 मिनट का टाइम बचा। और जब आप मैथ्स वाले पोर्शन में आए तब मालूम पड़ा कि मैथ्स लेंदी भी है, ट्रिकी भी है, कंफ्यूजिंग भी है, और आपके पास समय कितना बचा, 40 मिनट। अब उस 25 क्वेश्चन को ही पढ़ने में आपको 25 मिनट लग गया, मतलब आपको उन पूरे क्वेश्चनों को 15 मिनट में सॉल्व करना था, जो कि लगभग इम्पॉसिबल सा था। तो लास्ट में क्या हुआ, वही हुआ कि बच्चे पैनिक कर गए, टाइम कम पड़ रहा था और जो क्वेश्चन उनसे बनना था वो क्वेश्चन भी उनसे बनते बनते छूट गए। तो यहां पास अधिकतर बच्चों से ब्लेंडर हुआ है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। क्या कि आप प्री माइंड सेट से चले गए। ठीक है, जिसने भी आपको ये बताया कि भैया आपको मैथ्स को बाद में सॉल्व करना है, एग्जाम जो पहले था व्यापम का वो पहले 3 घंटे का होता था, अब एग्जाम 2 घंटे का हो रहा है, पहली भूल। तो आपको भूल के भी ये प्री माइंड सेट नहीं बनाना है कि मैं पहले ये सॉल्व करूंगा या वो सॉल्व करूंगा। एक्चुअल में जो मेन स्ट्रेटजी होती है या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप पेपर में जाइए, पहले से कुछ तय मत करो। भाई आपने तैयारी पूरी करी है, जब तैयारी पूरी करी तो क्या डरना, आप पेपर खोलो और पेपर खोल के उसको 4 से 5 मिनट में एक बार पलटा के देखो कि कौन सा भाग, कौन सा पोर्शन जो है, कौन सा जो आपका पार्ट है वो इजी पड़ रहा है। मैथ्स इजी है तो पहले मैथ्स बनाओ, जीएस इजी है तो पहले जीएस बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि आप फंस गए तो आपका पेपर लास्ट तक बिगड़ते चले जाएगा। तो यहां पास अधिकतर बच्चों से ये गलती हो गई कि उनने मैथ्स को लास्ट में बनाया, शुरू में ज्यादा टाइम लग गया, मैथ्स में टाइम कम बचा, कम समय में बच्चे पैनिक हो गए और बनता हुआ मैथ्स का क्वेश्चन छूट गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, उनका स्कोर कम हो गया। तो अब आने वाले एग्जाम में कभी भी ये गलती मत करना कि हम क्या करना है कि हम पहले मैथ्स बनाएंगे बाद में जीएस बनाएंगे, या पहले जीएस बनाएंगे बाद में मैथ्स बनाएंगे। प्री माइंड सेट से कभी भी एग्जाम में मत बैठना। हमेशा पेपर को पहले पलटा के देखो कि पेपर आया कैसा है, कौन सा पोर्शन इजी है, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को सॉल्व करना चालू करो। ठीक है,
तो ये बहुत बड़ी गलती थी, इसको स्वीकार करना, इसको एक्सेप्ट करना और आने वाले पेपर में गलती को रिपीट नहीं करना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पेपर में जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, पहले तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन कैसे थे। देखिए जो क्वेश्चन थे काफ़ी लेंथी थे, कंफ्यूजिंग भी थे, ट्रिकी भी थे, है ना। मतलब पहली चुनौती क्या थी, पहले पहले पूरे प्रश्न को पढ़ो, उसके ऑप्शन को पढ़ो, फिर सही है या गलत है उसको तय करो। तो अपने आप में मैं कह सकता हूं कि मॉडरेट से टफ लेवल की ओर था, इजी तो इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा होता क्या है, अभी हमारे लिए नया पैटर्न आ गया। यदि इसी पैटर्न पे यदि आपके आने वाले 4 से 5 पेपर होंगे ना, तो आप इससे यूज थ्रू हो जाएंगे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जब कभी आपके आने वाले एग्जाम में यदि कभी ऐसा पेपर आता है तो हम उसमें क्या अप्रोच अपनाएं। तो यहां मैं आपको कंप्यूटर के प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या एग्जाम में करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यदि आपके पास में पेशेंस है तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए, ठीक है। देखो यहां से क्या था, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टेक्निक क्या लगानी थी हमको। देखिएगा हमको सचेत के बारे में उतना आइडिया नहीं है, जनरली हमने नहीं सुन रखा रहता है अमूमन। उमंग के बारे में हमको आइडिया है, पर एक्चुअल में क्या है कभी मान लो हमने भूले भटके सुन भी लिया होगा, पर हमको एग्जैक्टली नहीं पता। ये क्या है आपका MyGov, ये भी हमको जनरली जो माई गवर्नमेंट है, ठीक है, सुन रखे हैं, पर एग्जैक्टली हमारे माइंड में नहीं है। लेकिन यहाँ जो आपका जो ये वाला ऑप्शन है क्या आपका डिजी लॉकर, ये क्या है डिजी लॉकर, ध्यान दीजिएगा ये क्या है डिजी लॉकर। अब देखो डिजी लॉकर हमने न केवल सुन रखा है, हमने अधिकतर में से लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। ये क्या है, यहां से मालूम पड़ रहा है कि नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित करने का ये क्या आपको देता है फैसिलिटी। ये आपने देखा कि डी का क्या हो रहा है, डी का 2 नंबर पे जा रहा है, ठीक है, जो मैच हो रहा है। अब आप ऑप्शन में देखो कि डी का 2 कहां है, डी का 2 सिर्फ आपको ए में दिखाई दे रहा है, इन 3 में आपको डी का 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ये ऑटोमेटिक 3 कट गए तो आपको आगे चेक ही नहीं करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी का 2। तो इस तरीके से इन बड़े प्रश्नों को क्या करना है, इन बड़े प्रश्नों को पहले आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका सुना हुआ है, उसको आप मैच करो। उसको मैच करने के बाद में आप ऑप्शन में चेक करो कि वो कौन सा ऑप्शन है वो दिया हुआ है। तो यदि आप ऐसा करते तो आपको पूरे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप इसको जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए आपका जो सिलेबस था उसमें अल्टा विस्टा को अलग से मेंशन किया था। अब सभी को पता है अल्टा विस्टा क्या है, एक वेब सर्च इंजन है। सर्च इंजन का काम क्या होता है, इंटरनेट पे खोज करना होता है। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। देखिए ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कम समय में कैसे डील कर सकते थे, या सपोज मान लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में कहां बच्चों को तकलीफ आई होगी मैं बताता हूं। फेडोरा, जो आपका फेडोरा है, ये कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, मतलब ये ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है। सपोज करिए कि हमको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है और बहुत बच्चों को एग्जाम में याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इसको अपन छोड़ते हैं अभी। अब देखो क्या बोल रहा है, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि MS एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका बी क्या हो गया, गलत हो गया। यदि आपका बी गलत हो गया तो डी पे आइए, उपरोक्त तो सभी सही हैं। यदि आपका बी गलत है तो क्या डी भी आपका गलत हो गया। भाई जब हमारा एक गलत हो गया तो हमारे सभी सही कैसे हो जाएंगे। तो आपके 2 ऑप्शन कट गए। और देखो अभी आपको ये याद नहीं आ रहा है, अब आप पढ़ो सी को। सी क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। यदि आपने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ा है तो ये क्या है, ये तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, बेसिक उसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो ये सही है। जब ये सही है तो फिर ये तो आपको गलत कर ही देना है, यदि आपको याद नहीं आ रहा है। और यदि आपको याद है कि भाई ये लाइसेंसी नहीं है, ये ओपन है, तो आपको अच्छी बात आपको पता है। यदि आपको याद नहीं आ रहा था तो आपको ये तो मालूम पड़ेगा कि भाई इसका आंसर ये सही है। और यदि ये सही है तो आपको इसी को टिक करना है। किसी भी क्वेश्चन में 2 सही आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब आगे बढ़ते हैं। ये आया आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, लोगों ने हुआ बना दिया है। जब से ये पेपर में ये क्वेश्चन आया है, लोगों ने इसको हुआ बना कर रखा हुआ कि ये होगा वो होगा, ठीक है। एक पल के लिए आप भूल जाओ कि ये कैरेक्टर प्रिंटर है या लाइन प्रिंटर है। आप सीधे ऑप्शन में जाओ। आपको पता है कि प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो क्या क्या होती है, एक होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, दूसरा क्या होता है आपका लाइन पर मिनट, और तीसरा क्या होता है आपका पेज पर मिनट, ठीक है। अब देखो यहां पास में आपको क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ प्रति मिनट, तो ये ऑटोमेटिक कट हो गया। अब क्या बोल रहा है, शब्द वर्ड, तो ये तो स्पीड होती ही नहीं है, ये भी कट गया।
दिए हुए ऑप्शन में दो ही बचा, क्या आपके पास में लाइन बचा और क्या बचा, पेज बचा। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो पेज प्रिंटर होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेजर प्रिंटर ही किसमें आता है, पेज प्रिंटर में आता है। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब जो इंकजेट है वो कैरेक्टर है या लाइन प्रिंटर है, वो बाद में उसको अपन बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया है तो मौजूदा स्थिति में आपका एक ही आंसर बनता है, वो क्या बनता है, लाइन प्रिंटर। अब व्यापम क्या लेता है वो अपनी जाने, लेकिन जो एग्जाम सेंटर हॉल की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, तो वहां पास आपको इसी को टिक करके आना था। ठीक है, तो यदि आपको कंफ्यूजन एग्जाम में होता भी है तो भी इसका समाधान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि भाई जोड़ने घटाने का काम कौन करता है, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इस पर अपन बात नहीं करते। सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है, सभी को पता है कि भाई क्या है आपका, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। 2015 में इसको बनाया, स्थापित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो ये आपका ये आपका गूगल है। तो ये जो अल्फाबेट माइक्रो इनकॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस बार क्या कर लिया है, इस बार कंपनी का नाम पूछा, हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं तो फिर बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब आपको अच्छे से पता है कि पिछले 10 सालों से व्यापम यदि कुछ पूछे ना पूछे आपसे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल और वायरस और एंटीवायरस के एग्जाम्पल आपसे जरूर पूछता है। तो ये आपको सबको बनना है। आपको सभी को पता है कि यहाँ पास में क्या है, जो आपका ओपन सोलारिस है वो क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सब क्या है आपके, यहाँ पास में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिएगा, वैसे तो ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मतलब क्वेश्चन था। जनरली ऐसे क्वेश्चन की हम उम्मीद नहीं करते हैं, फिर भी क्या है, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है। डेली लाइफ में हम जो कंप्यूटर का जो मॉडर्न टेक्निक आ गई है, जो आपके गूगल क्लाउड या जो भी आपका सिस्टम वगैरह आ गए हैं या ये वगैरह, उनके प्रयोग पर आधारित इस प्रश्न को उसने पूछ लिया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो हमको ठीक है, चलिए इसके बारे में एग्जैक्टली जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम यहां से इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। समझिए कैसे, क्या बोल रहा है, देखो, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। क्या बोल रहा है, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। कब सेट करेंगे हम एक मजबूत पासवर्ड, देखो एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। पहले पढ़ते हैं, अपना व्यक्तिगत विवरण भरें, अपने फोन नंबर की पुष्टि करें, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, गूगल की शर्तों और नियमों को स्वीकार करें। देखो जब कभी भी आप कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरते हो या कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या किसी भी सिस्टम में जाते हो, तो वो फाइनल होने के पहले क्या बोलता है कि भैया जो भी नियम और शर्तें हैं उसको आप उस पर आप पहले क्लिक करो और उसके बाद में आप फॉर्म को क्या सबमिट करते हो। तो ये जो आपका क्या है कि नियम और शर्तों को स्वीकार करें, ये आपका क्या है, किसी भी प्रक्रिया को समाप्त करने का सेकंड लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है। मतलब क्या है, जो आपका पहले पहले क्या आएगा, आपका सेकंड लास्ट स्टेप डी होगा। समझ रहे हैं बात को, कि नियमों और शर्तों को मतलब स्वीकार करें। जनरली आपने व्यापम का पीएससी का फॉर्म भरा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपने जो भी जानकारी दी है, आप ये बताएं कि हाँ भाई मैं ये सब मैंने सब कुछ जानकारी दी है, सब कुछ मैंने पूरी नियम शर्तें पढ़ ली है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और फिर आप सबमिट करते हैं। तो ये क्या हो गया, जो आपका डी हो गया, ये आपका सेकंड लास्ट स्टेज हो गया। और फिर क्या होता है इसके बाद में, अंतिम में क्या आएगा आपका, तो देखो डी क्या हो गया, आपका सेकंड लास्ट हो गया। सभी ऑप्शन में देखना आपको सेकंड लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, आपको डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में किसमें आते हैं, देखिएगा फिर आता है आपका अपने फोन। अच्छा देखिए इसके बाद में क्या होगा, देखना ये हमको क्या मिल गया, सेकंड लास्ट मिल गया। गूगल साइन अप पेज पर जाएं। यदि आपको गूगल पे अपना अकाउंट बनाना है तो आप किसमें जाओगे, पहले सबसे पहले तो आप साइन अप पेज पे जाओगे ना, उसके बाद ही तो आप आगे के फंक्शन को अप्लाई करोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई, तो ई आपका फर्स्ट हो जाएगा, ई यहां से आपका फर्स्ट हो जाएगा, और डी आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड लास्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पास में कहाँ कहाँ बचा हुआ है, इसमें आपका ई, यहाँ पास में ई पहले नहीं है तो ये कट गया, आपको यहाँ से हट गया ये। अब इसके बाद में क्या बचता है, देखिए अब हम अंतिम वाले को पकड़ लेते हैं। तो अंतिम में क्या आएगा, देखो अंतिम में इन सभी में आपको बी भी दिखाई दे रहा है। बी क्या है, अपने फोन नंबर की पुष्टि करें, अपने फोन नंबर की पुष्टि करें। मैं ये कह रहा हूं कि आप लॉजिकल थिंकिंग पे नहीं सोच पा रहे हैं, तब की बात कर रहा हूं। तो यहां से क्या हुआ, देखिए यहां से फिर ये वाला भी कट गया, क्या आपका कि इन सभी में क्या आ रहा है, बी बी आ रहा है। और सी ऑप्शन क्या है, सी बोल रहा है एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। ये आपका कभी अंतिम हो सकता है क्या, अंतिम क्या होगा भाई, जब सेकंड लास्ट क्या हो रहा है, सेकंड लास्ट क्या हो रहा है आपका, कि शर्तों और नियमों को पालन करें। तो जो आपका शर्तों और नियमों को पालन करना, उससे पहले ना आप पासवर्ड अपना सेट करते हो। तो ये आपका जो आपका सी जो है, क्या एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, ये आपका कभी भी लास्ट स्टेप नहीं हो सकता। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से।
तो हमारे पास में क्या बचा है, ए और सी बचा हुआ है। क्या ए और सी बचा हुआ है? तो देखो यहां से फिर अब यहां पास में क्या आ रहा है, ये भी कट गया आपका और ये भी आपका कट गया, बचता क्या है, ए और सी। अब ई पहला होगा, ई पहला होगा। अब ये तय करना है कि सी सेकंड स्टेज है, मतलब सेकंड स्टेप है कि नहीं है, और ए आपका क्या है। तो देखो क्या बोल रहा है, अपना व्यक्तिगत विवरण आपका अपना व्यक्तिगत विवरण भरें, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। तो इसमें क्या है, आपको स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि आप पहले लॉगिन पे जाएंगे, अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका EACDB। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, EACDB। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना है। इसके बाद में क्या आता है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ना मालूम पड़ते हुए भी आप इसको कैसे सॉल्व करते समझिएगा, देखिएगा। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम है कि कुछ पता हो ना पता हो, हमको ये पता है कि जो हमारा रेड हैट है, जो रेड हैट है ये हमारा सर्च इंजन है, ये क्या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले यदि हमारा ये 4 कट गया तो किसमें 4 है, हमारा ये डी कट गया, ठीक है। अब हम सबको ये पता है कि बिंग क्या है, एक आपका क्या है, बिंग क्या है, आपका एक सर्च इंजन है। तो मतलब हमारा क्या है, 2 सही होना ही होना है। अब चेक करते हैं कि 2 किस किस में है। तो भाई 2 यहां है और 2 यहां है, मतलब यहां 2 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपके पास देखिए, आपके पास में 2 ऑप्शन बच गए, बी और सी। तो आपको ये मालूम है, अब आप देखना समझना बात को, बी और सी क्या है, बी और सी आपके सही हो सकते हैं, ए और डी तो किसी भी कंडीशन पे आपके सही नहीं होंगे। अब आप देखो बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, बी और सी में 1 कॉमन आ रहा है। मतलब आपको यह भी मालूम पड़ गया कि हो ना हो लाइकोस भी क्या है, यदि आपको लाइकोस के बारे में जानकारी नहीं है तो हो ना हो आपका जो लाइकोस है ये भी क्या एक सर्च इंजन है। अब केवल कहानी किसमें फंस रही है, कहानी फंस रही है मम्मा में। किसमें फंस रही है, मम्मा में। तो यहां से आपको रिस्क आप ले सकते थे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर लिया। तो अब यदि आप 50-50 में टिक मारते तो भी बनता। और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। जनरली बच्चे लाइकोस और मामा को नहीं पढ़ते हैं, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और मामा का मतलब क्या होता है, ये आपका मदर ऑफ ऑल सर्च इंजन होता है, मेटा सर्च इंजन का एग्जांपल है ये। तो इसका आंसर क्या था, 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में कम से कम एटलीस्ट हम गारंटी के साथ में 2 क्वेश्चन को हमने काट लिया था। तो कुछ आपको जब आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ यदि आपको पूरे ही आप किसी क्वेश्चन में ब्लैंक है, तो एटलीस्ट आप कम से कम 2 क्वेश्चन को तो 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है स्पष्ट में समझिएगा, निम्न में से कथन कौन सा सही है। तो पहले तो ये पता करना है कि कौन से कथन सही है, ओके। ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस को शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने की ईमेल सिस्टम द्वारा आपको अनुमत किए गए हों, समझिएगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ो, अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता, जबकि क्या है, आप सभी को पता है कि एक ही ईमेल को आप एड्रेस को, एक ही ईमेल एड्रेस को आप टू में भी डाल सकते हो और उसको आप क्या बोलते हैं कार्बन कॉपी में डाल सकते हो। तो ये क्या है आपका, ये क्या बोल रहा है, नहीं। तो क्या ये एक्चुअल में होता है, तो इसलिए क्या ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है आपका, एक ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस व अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सही है आपका। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि आप किसी ईमेल एड्रेस को किसी भेजने वाले को छुपाना चाहते हो तो उसको आप उसको वहां से हाइड कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आपको सही हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, ये आपका ना बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जनरली हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। एक्चुअल में ना आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत होना था, लेकिन इसमें कहां पास खेल कर दिया है, ये जो यहां पास में आपका या लगा दिया है। और क्या बोला है, उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम आपको अनुमति देता है। अब आप बताओ कि एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, आपको उसकी एग्जैक्ट काउंटिंग पता है, नहीं पता है मान लो, पर यह बोल दिया है कि उतने ही बच्चे बैठ सकते हैं जितने की संस्था आपको परमिट करेगी। तो आप क्या बोलोगे, एकदम बिल्कुल सही बात है भाई। किसी क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं आपको जानकारी नहीं है, पर उसमें साफ साफ ये लिख दिया है उतने बच्चे बैठ सकते हैं जितनी संस्था परमिट करेगी। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। तो ये वाला जो आपका पहला लाइन था कि जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, ये आपको पता हो ना हो, लेकिन ये जो या के बाद में लिख दिया है उतने जितने की आपको ईमेल सिस्टम आपको परमिट कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया, आपका सही हो गया, ठीक है। और जनरली होता क्या है, आप एक ही ईमेल एड्रेस को 100 बार, मतलब 100 अलग अलग ईमेल एड्रेस को आप टू के साथ में लिख सकते हैं, और एक दिन में आप 500, यदि आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप एक दिन में एक बार में
क्या कितने 500 ईमेल एड्रेस ही भेज सकते हैं। तो ये आपका इसका एग्जैक्ट आंसर था, लेकिन यहां से उसने क्या कर दिया, या के बाद में भी उसने ये स्टेटमेंट जोड़ दिया है, इससे ये ऑप्शन आपका क्या सही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 1 और 3 क्या है इसके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, देखो सही जोड़ी बनाइए। तो ये लगभग ये क्वेश्चन आपने सबने देख लिया होगा, बेसिक क्वेश्चन है, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करता, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं और देखो इसमें समझते हैं अपन। यहां पास में आपका 2 kV का क्या होगा, 4 होगा। तो आपको ए का 4 आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है, ये इसमें दिखाई दे रहा है। खैर आसान क्वेश्चन है, इसको सब सॉल्व कर लिए होंगे, आगे बढ़ता हूं। अपन को उन क्वेश्चन पे बात करनी है जहां पास आने वाले एग्जाम में कैसे इन ब्लैंक, मतलब हमको आइडिया नहीं है, हम टोटली इसमें ब्लैक आउट है, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करीब तक उनके पहुंचे, हम उसके लिए समझना है। और बात सिर्फ कंप्यूटर की हो रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है भाई, देखो यहां तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लॉजिक था। यदि आपको ये पता है कि ओबंटू ओपन सोर्स है कि नहीं है, यदि आपको आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। तो आपको जब पता है कि ओबंटू ओपन सोर्स नहीं है तो आपको उसको क्लिक कर देना था। ठीक है, तो ऊपर वाला कंडीशन सही थी, आपकी कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था ये। क्या है, निम्न में से यूट्यूब के सही उपयोग, इजी क्वेश्चन है, इस पर बात नहीं करते अपन। निम्न में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज में आकार में सबसे छोटी होती है, देखिए इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि आकार में सबसे छोटी। यदि आपको सीक्वेंस याद नहीं आ पा रही है, जनरली देखो, जनरली कहां होता है, हमको सबको पता है कि जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है कि सबसे क्या होता है, सबसे स्पीड में स्लो होता है, सबसे इसलिए आकार में सबसे बड़ा होता है। जनरली बच्चों को ये याद रहता है। दिक्कत कहां आती है वो समझना। हमको दिक्कत होती है किसमें, रजिस्टर में और आपके कैश मेमोरी में। किसमें, आपके रजिस्टर में और आपके कैश मेमोरी में दिक्कत आती है। तो इसको मैंने जो आपको पढ़ाया, कभी आपने मुझसे कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हाँ, ये देखो जैसे ये हमारे पास में क्या है, सीपीयू है, ये क्या सीपीयू है, और इसके बाद में क्या है, यहाँ पास में क्या होता है, रैम होता है। जिस भी डेटा को हमको प्रोसेस करवाना है वो पहले डेटा कहाँ आता है, पहले वो आपके रैम में आता है, और रैम से फिर कहाँ जाता है, आपके सीपीयू में जाता है। और याद रखिएगा, सीपीयू में कौन सी मेमोरी होती है, सीपीयू में मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मतलब क्या है कि जिस डेटा को आपको प्रोसेस करवाना है वो पहले कहाँ आएगा, वो पहले सीपीयू के रजिस्टर में आएगा और फिर क्या होगा, वो प्रोसेस होगा। तो मतलब क्या हो गया, जहां पर प्रोसेसिंग होनी है उसके सबसे पास में कौन सी मेमोरी है, सबसे करीब में क्या है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या होगी, सबसे फास्ट काम करेगा, और यदि ये सबसे फास्ट काम करेगा तो इसका स्टोरेज सबसे क्या कम होगा। और रैम से सीपीयू में डेटा को, रैम से सीपीयू में डेटा को लाने में देरी ना हो, तो इसके बीच में हम कौन सी मेमोरी यूज करते हैं, तो दोस्तों यहां हम करते हैं कैश मेमोरी का प्रयोग। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, देखिए अब ये रैम और सीपीयू के बीच में है, तो सेकंड कौन सा हो गया, तो सबसे अधिक स्पीड किसकी होगी, आपके रजिस्टर की होगी, फिर किसकी होगी, आपके कैश मेमोरी की होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जहां हम एग्जाम में फंसते हैं, भूलते हैं कि भाई फास्ट कौन सा है, रजिस्टर है कि कैश है, और आपको अलग अलग बुक में अलग अलग इसके क्या है आपको देखने को मिलता है। कोई बोलता है कि कैश फास्ट है, कोई बोलता है रजिस्टर फास्ट है। तो ध्यान रखना, सीपीयू के साथ में ही क्या होता है, अटैच होता है आपका रजिस्टर, और यही सबसे फास्ट, क्योंकि सीपीयू सबसे साथ में है, सबसे पास में है, तो सबसे अंतिम में, मतलब डेटा प्रोसेस होने के पहले कहाँ रहता है, लास्ट में रजिस्टर में रहता है। रैम से कैश में आएगा, कैश से रजिस्टर में आएगा, और सीधे फिर क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो सबसे फास्ट कौन सा होता है, रजिस्टर, और फिर क्या होता है आपका कैश। तो ये क्वेश्चन को आप यहां से सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको बताया कि भविष्य में आप कभी भी आपको रजिस्टर और कैश में आपको दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में बताइए। आसान क्वेश्चन था, बना लेते हैं आप लोग। वर्ड प्रोसेसर, देखिए ये क्वेश्चन क्या था समझना। वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या होगा। फिर हमको पता करना है कि पहला स्टेप क्या हो सकता है और लास्ट स्टेप क्या हो सकता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रीव्यू रिजल्ट। आप कभी भी प्रीव्यू कब करते हो, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने वाले हो, तो एग्जैक्टली प्रिंट करने के पहले क्या करते हो, आप प्रीव्यू करते हो। उसके पहले आप प्रीव्यू नहीं करते कि पहले आप प्रिंट आउट करते हो फिर चेक करते हो कि सही गलत है। तो पहले आप प्रिंट आउट करने के पहले क्या करते हो, आप प्रीव्यू करते हो। तो प्रीव्यू क्या होगा, हमेशा आपको हमेशा क्या होता है, सेकंड लास्ट स्टेप होता है। तो मतलब ये है कि जो आपका डी है ये आपका क्या होगा, सेकंड लास्ट स्टेज होगा। और फिर क्या बोल रहा है, फिनिश एंड मर्ज, मतलब क्या होगा, ये आपका डी क्या होगा, आपका सीक्वेंस बनेगा। डी के बाद ई आएगा। तो यहां देखो ये दोनों में क्या आ रहा है, ई के बाद डी आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या हो गए, आपके गलत हो गए। अब सिंपल सा आता है कि सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, और दिक्कत कहां आ रही है, देखो इन दो में आ रही है, पहले सी आएगा कि पहले बी आएगा। तो देखो इंसर्ट मर्ज फील्ड और सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज,
भाई ये बताओ, आप एटीएम में जाते हो, पहले पासवर्ड डालते हो कि पहले अपना आप एटीएम कार्ड डालते हो? तो पहले हम क्या डालते हैं, पहले हम अपना एटीएम कार्ड डालते हैं। मतलब हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि हमको एटीएम को यूज करना है। आपको स्टार्ट मेल मर्ज करना है तो उसको आप पहले उस पॉइंट को क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, आप उसको, आप उसमें जो भी आपको उसमें इंसर्ट करवाना है, आप उस प्रोसेस की ओर आगे बढ़ोगे। तो ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पहला सीक्वेंस आपका क्या होगा, सी होगा। और इन दोनों में पहली सीक्वेंस कौन सी आ रही है, आपका ये आ रहा है, सी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रकार से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको जब पूछता कि इनकी सीक्वेंस क्या होने वाली है, तो आप दिए हुए ऑप्शंस में पहले पता करो कि पहला कौन सा होगा, लास्ट कौन सा होगा। यदि आपको पहला और लास्ट कॉमन फंस जा रहा है तो आपको यह पता करना है कि कोई दो की सीक्वेंस पता करो कि कोई दो एक दूसरे के बाद में कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहां ये दिखाई दे रहा है कि पहले हम सेकंड लास्ट में प्रीव्यू करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो मतलब डी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा। तो हमारे ये दोनों सही हो गए और ये दोनों हमारे क्या गलत हो गए। अब पता कर लेते हैं पहला कौन सा है। तो यहां से हमने पता कर लिया, यदि हमको मेल मर्ज करना है तो पहले हम उस मेल मर्ज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले क्या आएगा, सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा, आपका सी आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने बना लिया होगा, इजी क्वेश्चन है, निबल बिट बाइट सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोल रहा है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छुपा के कर लेता है। यदि आप लोगों ने मेरे कंप्यूटर को लेक्चर को पढ़ा होगा तो वहां मैंने, वैसे तो मैंने हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, पर ये जो आपका ट्रोजन हॉर्स है इसको मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। कैसे, देखिएगा, ये क्या है, मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा दिख नहीं रहा है पर मान लीजिए घोड़ा है। तो क्या हुआ कि यूनान में दो राज्य थे, दोनों के बीच में महायुद्ध हो रहा था। तो एक राज्य शुरुआत से ही हार रहा था और दूसरा क्या है, जीत रहा था। तो जो हार रहा था उसने क्या टेक्निक अपनाई कि भैया अब हमारी हार लगभग लगभग तय है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे राज्य के किले में इंटर नहीं कर पा रहे थे और उन लोग अंदर से हमला करते जा रहे थे। तो उनने क्या किया कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का पुतला बनवाया और उस लकड़ी के पुतला बनवा के उसमें क्या कर दिया, अपने खूनखार कुछ 15-20 सैनिक उसमें अंदर बिठा दिए और उस घोड़े के, उस घोड़ा जो लकड़ी का जो घोड़ा था उसको छोड़ के मैदान में भाग गए। अब जो एनिमी सेना आई उसने चेक किया कि भाई पूरे सैनिक जो हैं वो भाग गए हैं, लेकिन उनने क्या देखा कि वहां पास एक विशाल का एक घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा एक खड़ा था। तो उनको लगा यार कि चलो इनका कुछ हथियार होगा, इसको लेके चलते हैं, राजा को दिखाएंगे, राजा खुश हो जाएगा। तो वो क्या किए, इस लकड़ी के बड़े घोड़े को अपने राज्य में, अपने किले के अंदर लेके चले गए, राजा को दिखाया। राजा बोले चलो बहुत बढ़िया बात है, आज आराम से सब कोई सो, रात को बढ़िया एंजॉय करो, सुबह देखेंगे भाई क्या है, कैसे बना है, क्या है ये घोड़ा। सब कोई अपने अपने घर में जाकर सो गए। और फिर क्या होता है कि इस घोड़े के अंदर से जो सैनिक थे वो रात को बाहर निकले और उनने किले का गेट खोल दिया और उनकी सेना अंदर इंटर कर गई। मतलब क्या था, यहां से कहानी का सार ये था कि ये जो घोड़ा है ये दिखने में क्या दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा, लेकिन इसके एक्चुअल में क्या था, इसके अंदर सैनिक छुप के बैठे हुए थे। मतलब दिखने में तो लग रहा है कि ये नॉर्मल घोड़ा है लेकिन कहानी कुछ और थी। तो क्या है, बोल रहा है कि प्रतीत होता है कि कुछ कर रहा है लेकिन वो कुछ छुपा के काम करता है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। इसीलिए इसका नाम पड़ा था ट्रोजन हॉर्स, यहां से इस लकड़ी के घोड़े से इसका नाम पड़ा था क्या, ट्रोजन हॉर्स। तो आप कभी लाइफ में मत भूलना कि भाई ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। इसके बाद में क्या आता है, देखो ये भी बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था यार। मतलब एक तरफ क्या बोल रहा है कि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। बी में कारण में क्या बोल रहा है, अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित की खोज के लिए जाना जाता है। समझना, जो आपका कारण है, कारण बता रहा है क्या, प्रोसेस, क्या बता रहा है, प्रोसेस, कि मतलब आपको कुछ भी सर्च करना है तो कैसे कर सकते हो, उसको आप टेक्स्ट के रूप में कर सकते हो, ऑडियो बोल के कर सकते हो या वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। मतलब इनपुट प्रोसेस की बात कर रहा है कि आपको कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए आप इनपुट कैसे करोगे, कुछ लिख के करोगे या कुछ बोल के करोगे। तो आपने पढ़ा होगा जो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपका सर्च इंजन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक होता है CUI और एक होता है GUI। क्या, GUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI में क्या होता है कि आपको जो कुछ भी इनपुट कर सकते हो वो आप केवल और केवल टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हो। तो जो आपका अल्टा विस्टा था, जो आपका अल्टा विस्टा था, ये क्या था, आपका टेक्स्ट CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित आपका सर्च इंजन था। तो ये जो आपका कारण ये सही हो गया। अब आप मान लो कि आप किसी सर्च इंजन में सर्च करते हो तो क्या सिर्फ वहां पास आपको वीडियो मिलता है, भाई हमको वहां पास में इमेज भी मिलती है, ऑडियो भी मिलता है, वीडियो भी मिलता है, डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, सब मिलता है उसमें हमको।
तो सिर्फ ये कहना कि केवल वीडियो करता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका डी हो जाएगा ए गलत, लेकिन आर सही है। आइए अब क्या कह रहा है, दी गई मेमोरी इकाइयों को, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, वो लॉजिक आप यहां लगाइएगा भाई। रैम क्या होता है, देखो यहां पर सारा मामला किसमें फंस रहा है, कैश में और आपके रजिस्टर में फंसेगा। और यदि आपको कैश और रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपके लिए आंख खोलने वाला क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल आपने पढ़ा होगा, और मैंने एमएस एक्सेल को, मुझे नहीं लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में यूट्यूब पर फ्री में किसी ने यदि पूरे का पूरा कंप्यूटर पढ़ाया हुआ, और उसमें भी एमएस एक्सेल जितने डीप में मैंने पढ़ाया है, मैंने नहीं देखा किसी ने पढ़ाया है। और वहां पास मैंने ये फंक्शन पढ़ाया था आपको, एक एक फंक्शन को, कि आपका काउंट क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक एक फंक्शन को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। और वहां मैंने बताया था क्या होता है कि आपके लिए जो आपका किसी भी आपके पास में क्या है, आपके पास में एक एमएस एक्सेल है, तो मान लीजिए इसमें क्या है, बहुत सारे सेल हैं, तो आप उसमें कुछ फिल कर रहे हो, आपको पता करना है कि उसमें से कौन कौन से सेल जो है आपके खाली रह गए हैं, मतलब आपके कौन कौन से सेल एम्प्टी है। उनको पता करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, उनको पता करने के लिए दो फंक्शन होते हैं। एक क्या होता है आपका काउंट, एक होता है आपका काउंट इफ, और दूसरा क्या होता है आपका काउंट ब्लैंक। तो ये जो आपका यहां से था, ये बिल्कुल मतलब यदि आपको एग्जैक्टली पता है तो उसको आंसर को आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, काउंट आपका सी, काउंट ब्लैंक। तो ये भी काउंट इफ भी होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में दिए ही नहीं है, तो क्या करते आप काउंट ब्लैंक करते। आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया का क्या है, आप सभी को पता है, पढ़ते आ रहे हो बचपन से। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड छोड़िए, है ना, नया क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। 25वां क्या बोल रहा है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई क्वेश्चन कठिन है जिसको आपने आज तक सुना नहीं है, कभी सॉल्व नहीं किया है, तो वो या तो आपसे बनेगा या तो नहीं बनेगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है, जो इजी क्वेश्चन है उसको क्या करता है, वो ट्रिकी कर देता है। मतलब इजी क्वेश्चन है, आप जानते हो, पढ़ते आए हो, लेकिन उसी में क्या कर दिया, आपको 1 2 3 करके घुमा दिया। देखिएगा क्या बोल रहा है, सीडी डीवीडी का सामान्य क्या है, उपयोग कौन कौन सा है। अब देखो सबसे पहले क्या है, अच्छा ये तो यार इजी क्वेश्चन है, अभी आपका सीडी डीवीडी का एक क्वेश्चन और आएगा। सबको पता है क्या, स्टोरेज, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक निबल में कितने होते हैं आपको पता है, 4 बिट्स होते हैं। इसके बाद में क्या है, देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग लगाना है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में दिमाग लगाया था किसमें, डिजी लॉकर वाले में। कोई भी एक को मैच करो और ऑप्शंस देखो। अब देखो क्या है आपका ए, क्या दिखा है आपको, ऑडियो, कहाँ मैच हो रहा है, ध्वनि प्रभाव, इसमें आओगे आप, ए का क्या होगा आपका 4 होगा। देखो भाई ए का 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ ए का 4 है, 2 है, 2 है, 1 है, ये सभी क्या हो गए, गलत हो गए, आपका ए सही। पूरा आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, किसी एक को देखो कहाँ मैच हो रहा है, चेक करो, आगे बढ़ो। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में। ऐसे ही हमने पहला क्वेश्चन भी देखा था, कौन सा वाला, डिजी लॉकर वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखो क्या बोल रहे हैं हमसे कि सीडी डीवीडी के उपयोग के लिए, मतलब के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या क्या, ऑडियो सीडी, डीवीडी रोम, डीवीडी सीडी आरडब्ल्यू और ब्लू रे। देखो क्या है, डीवीडी रोम हमने सबने सुना है, इसके बाद में सीडी आरडब्ल्यू क्या, रीराइटेबल, ये भी हमने सुना जनरली। ब्लू रे भी हम सुन रखे हैं, हमने सुना क्या नहीं था, ऑडियो सीडी। अब समझना ये ब्लू रे क्या है, ब्लू रे जो आपकी ऑप्टिकल्स, जो आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, या आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ये उसका एक टाइप है। सीडी भी टाइप है, डीवीडी भी उसका एक टाइप है, और उसका एग्जांपल क्या है आपका, ब्लू रे डिस्क भी है। ये सभी के सभी क्या है, सीडी डीवीडी और आपके ब्लू रे, ये सभी के सभी क्या है, ये आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि सीडी डीवीडी का उपयोग पूछ रहा है, मतलब उसके टाइप पूछ रहा है। तो हमको यहां से ये मालूम पड़ गया कि भाई इसका क्या होगा, इसका सी, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो अब चेक करते हैं, तो देखो ये सही है, ये सही है, मतलब आपका बी और डी सही है, सी क्या है, सही नहीं है, तो क्या काट दो भाई, देखो आपका ये भी कट गया और आपका ये भी कट गया, तो बचता क्या है, ए बी डी, ए बी डी। अब देखो बी आना ही आना है और डी भी आना ही आना है, मतलब आपका डी भी, बी भी होगा, डी भी होगा, तो किसमें बी डी आ रहा है, इसमें आ रहा है। ए के बारे में आपको जानकारी नहीं भी थी, यदि आपको नहीं पता था कि ऑडियो सीडी होती कि नहीं होती, यदि आपको जानकारी नहीं भी था, तो भी आप पता कर सकते थे कि भाई डीवीडी रोम और डीवीडी आरडब्ल्यू होता ही होता है। जो नहीं होता है वो क्या, आपका ब्लू रे, ये क्या होता है आपके, जैसे ये एक रूप है वैसे ये भी एक रूप है।
तो इसके बारे में यदि आपको क्लैरिटी नहीं भी थी तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपका आंसर क्या होता? डी होता। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमा होता है। सबको पता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा जो स्टैटिक रैम होता है वो क्या होता है आपका? फास्ट होता है। किससे? डायनेमिक रैम से। क्यों? क्योंकि डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और क्यों रिफ्रेश करना पड़ता है? रिफ्रेश इसलिए करना पड़ता है कि उसमें यूज होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो होता है वो ट्रांजिस्टर की तुलना में क्या होता है? स्लो होता है। तो यहां से हमको क्या मालूम पड़ गया कि हमारा ये जो आंसर है कि स्टैटिक रैम डी रैम से क्या होता है? धीमा होता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगा होता है। क्यों? ट्रांजिस्टर महंगा होता है कैपेसिटर से, और ट्रांजिस्टर प्रयोग होता है स्टैटिक रैम में। तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। स्टैटिक रैम में कैपेसिटर का प्रयोग होता है, निहायत ही एकदम गलत है। डायनेमिक रैम में होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया आपका? 2 और 4 आपका सही हो गया। ये इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। तो कितना मस्त खेला है। ये क्या कर रहा है? आपसे इनपुट डिवाइस की ना डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ये बताओ कि क्या करते हैं। जैसे आपका ये इनपुट होता है, फिर क्या होता है? प्रोसेस होता है, क्या होता है? आउटपुट होता है, और फिर क्या होता है आपका? स्टोरेज होता है। ठीक है। अब देखो, जो भी डाटा आपको प्रोसेस करवाना है वो कहां दोगे आप? इनपुट में दोगे। और डेटा को प्रोसेस करने के बाद में आपको क्या मिलती है? जानकारी या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इंफॉर्मेशन का संबंध किससे होता है? हमेशा आउटपुट से होता है। और ये क्या बोल रहा है? इनपुट की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। फिर क्या बोलता है? कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को दर्ज करने के लिए किया था। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्या हो गया आपका? सही हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? ए गलत है और आपका आर सही है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन को आपको डील करना था। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, पेपर काफ़ी लेंदी था। पिछले 8-10 साल की तुलना में पेपर में कंप्लीटली चेंजेस आ गए। पैटर्न जो आपका पैटर्न था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और बात करें, पेपर लेंदी भी था, डिफिकल्ट भी था, कंफ्यूजिंग भी था। ना केवल एक पोर्शन, सभी के सभी पोर्शन। तो इसमें ये अनुमान लगा पाना, ऊपर से क्या था आपके करीबन 3.5-4 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे। पेपर टफ भी था, लेंदी भी था। 3.5-4 लाख बच्चे बैठे हैं, और ना इसके पहले कोई पेपर था और ना इसके बाद कोई पेपर है। तो जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें बैठे हैं। मतलब किसी के पास कोई काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या? हॉस्टल वार्डन। तो कुल मिला जुला के इसमें कंपटीशन इतने बड़े लेवल पे था, तो इसलिए कट ऑफ निकाल पाना अपने आप में क्या है? समय की बर्बादी है। और ऐसे एग्जामों में, वनडे एग्जाम में कट ऑफ निकाल के होना भी क्या है? कोई आपको इसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग का पेपर तो देना नहीं है कि इंटरव्यू देना है कि आपको मेंस देना है। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आ चुके हैं, अपने मार्क्स को काउंट कर लीजिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आना बस तक आप कट ऑफ में परेशान मत होना कि मेरा 55 आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। अब तो ऐसा है नहीं कि आपने पेपर दिया और पेपर देने के बाद में आपको जो भी नंबर आया तो अब आप बैठे हो कि देख चलो इंतजार करते हैं, रिजल्ट आएगा, मालूम पड़ा हमारा हो गया तो फिर आगे तैयारी क्यों करेंगे। भाई पेपर दिए, मामला खत्म, आगे पढ़ो। और सबसे अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, ये बावजूद उनने तैयारी अच्छी की थी। तो एक बात समझिएगा, यदि आपका परिणाम अच्छा नहीं आता है इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपने तैयारी नहीं की थी। जैसे टीम इंडिया है, कभी आपने देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ था कि श्रीलंका खेलने गई थी। क्या हुआ कि टीम इंडिया श्रीलंका में 100 के स्कोर में क्या हो गई? ऑल आउट हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया के पास में कैपेबिलिटी नहीं खेलने की। वो कुछ पिच ऐसी थी, कुछ कंडीशन ऐसी थी, वो दिन ऐसा था। तो कई बार क्या होता है ना कि पेपर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, हमारा दिन नहीं था, हम 100 प्रश्न पढ़ के गए थे, उससे एग्जाम में प्रश्न नहीं आया, जो छोड़ दिए उससे क्वेश्चन पेपर आ गया। तो डीमोटिवेट मत होना कि पेपर अच्छा नहीं गया, हमारे नंबर कम आ रहे हैं। यदि आपने मेहनत और तैयारी की है तो इसका परिणाम आपको आज नहीं कल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी क्लास को अंत देता हूँ, एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। ठीक है, ओके।